अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप लोग? और आप आज ये तब्दीली देख रहे होंगे कुछ दिनों के बाद। फिर आपने ये देखा कि मैं सोलो इस वक्त शो पे हूँ। नादिया कहाँ है? नादिया की तबीयत ख़राब है। हमारी एक सोल्जर नादिया है। जैसे हमारे सोल्जर्स ऑन ग्राउंड इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से निपट रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की जानें बचा रहे हैं, इस तरह हम लोग भी सोल्जर्स हैं ना भाई, सोल्जर विदाउट आर्म्स है। तो हमारी ये जो नादिया सोल्जर है, इनकी ज़रा तबीयत ख़राब हो गई है, तो आज हमारे साथ नहीं होंगी, लेकिन ये कि जल्दी वो आपको ज्वाइन भी करेंगी। तो आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है शो के बारे में, आप पसंद कर रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हर मामले से मुताल्लिक जो भी ख़बरें हों, और वो अब चाहे एंटरटेनमेंट से जुड़ी हों या फिर वो कोई बैनुल-अक़वामी उमूर से मुताल्लिक हों, पाकिस्तान से मुताल्लिक हों, इकॉनमी से जुड़ी ख़बरें हों, सियासत की ख़बरें हों, खेल की ख़बरें हों, तो सब आपको दें, अपडेटेड रखें शो के ज़रिए। यानी सुबह जब आप उठें तो ये शो देखने के बाद आप अपडेटेड रहें कि कल क्या हो चुका है और क्या मुमकिन तौर पर तज्ज़िये के ज़रिए इस शो पर आप ये भी जान सकें कि होने क्या वाला है। तो आज के शो में भी बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले तो टॉप प्रायोरिटी पर सैलाब की सूरत हाल ही है, जिससे मुताल्लिक अपडेट करना है आपको। और वो हम बिल्कुल भी अभी रन डाउन से निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमारे प्यारे पाकिस्तानी इस वक्त सैलाब में घिरे हुए हैं और सफ़र कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना है। बुनियादी ज़रूरियात उनको मैसर नहीं आ रही हैं। बहुत सी जगहों पे शिकायत भी आ रही हैं कि रेस्क्यू तो कर लिया गया, उनकी जानें तो बचा ली गई, लेकिन जहाँ पर उनको रखा जा रहा है वो क्या इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि उन तक अभी तक कोई अशिया ज़रूरी अशिया ख़ुरानोश या फिर खाने पीने की अशिया या फिर हेल्थ की सहूलियात या शेल्टर वो उन्हें नहीं पहुँचा है। तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि अपने शो पर फील्ड पर जो मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या सूरत हाल बेहतर हुई है या नहीं। तो फ्लड की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। दरिया चनाब और दरिया सतलुज में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। रावी ज़रा थमसा गया, यानी वहाँ पर ज़रा मामूल के मुताबिक कहा जा सकता है कि सूरत हाल आ रही है, लेकिन सतलुज और चनाब में क्योंकि सैलाबी सूरत हाल, तो इसकी वजह से मुल्तान में हाई अलर्ट है और मुल्तान की तरफ सबकी नज़रें हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं और वहाँ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ सतलुज की वजह से बहावलपुर वगैरह का इलाका, तो यहाँ से भी हम बराह रास्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। फिर एनडीएमए और पीडीएमए की कार्रवाइयाँ क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है इसको काउंटर करने के लिए, इससे निपटने के लिए, वो हम ज़रूर पूछेंगे। फिर सिंध में फ्लड जो मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, तो इससे निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसकी इंचार्ज तहसीन आबदी साहब हमारे साथ होंगी, स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की, तो उनसे हम जानेंगे कि सिंध में ये जो इक़दाम किए गए और ये जो एक बाकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, तो इसमें किस तरीके से मॉनिटर की जा रही है देहात की सूरत हाल, डिप्रेशन में जो रही है उनकी सूरत हाल। फिर हम जब नेक्स्ट घंटे में आएंगे तो उसमें हम एससीओ कॉन्फ्रेंस और उसका अहवाल आपको देंगे कि उससे क्या मिला है, क्या कुछ अचीव कर लिया गया है और क्या मुलाकातें हुई वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, और कितना ये सक्सेसफुल एससीओ कॉन्फ्रेंस रही है। पाकिस्तान के जो दीगर मुल्कों से ताल्लुकात है, कितना मज़ीद इसकी वजह से और मुस्तहकम हुए हैं और राब्ते मज़ीद बढ़े हैं। फिर एक बुरी खबर है क्रिकेट के मैदान से, पाकिस्तान अफगानिस्तान से शिकस्त खा गया, और वो इट वॉज ऑन द कार्ड्स, इट वॉज समवेयर अराउंड के लग रहा था कि भाई कभी भी अफगानिस्तान एक बार फिर आपको हरा सकता है। पिछले मैच में भी यही हुआ, राशिद खान ने बड़ा अच्छी इनिंग्स खेली थी और वो निकाल लिया था तकरीबन मैच, लेकिन इस बार तो कन्विंसिंगली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है और ये अलार्मिंग पहल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी अब एशिया कप में जा रहे हैं और वहाँ पर जब सामना करना पड़ेगा हमें, तो हम थोड़ा सा डिमोरलाइज होंगे। और टीम जिस तरह खेल रही है उस पर बहुत से लोगों को तशवीश है या कंसर्न है लोगों के जो क्रिकेट फैंस हैं। तो हमारे साथ शुएब जट होंगे, उनसे तजिया लेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है और क्या पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान के मैच जीतने की और ये सीरीज जीतने की और फिर एशिया कप भी। फिर हम सिटिंग पोस्चर की बात करेंगे, यानी आप जिस तरह बैठते हैं पूरा दिन, ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं और बहुत से लोग अगर आप सर्वे करें तो आपको नजर आएगा कि वो कमर दर्द का शिकार होते हैं और उनका लोअर बैक में पेन होता है या फिर यहाँ नेक में पेन होता है। तो इसकी वजह यह है कि आपका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है। आप जो पूरा दिन गुजार रहे हैं ऑफिस में बैठ के, तो आप सही बैठे हुए नहीं हैं। तो बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए, और कमर दर्द को हल्का नहीं लेना आप, यानी आप ये समझ रहे हैं कि शायद आपने सीख लिया इसके साथ रहना, तो ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि एडवांस एज में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप इसको एड्रेस करें। तो इस कमर दर्द के मसले से मुतालिक भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले फ्लड की सूरत हाल से पहले ज़रा मैं वहाँ का अहवाल दिखाना चाह रहा हूँ। मनाजिर बड़े इंटरेस्टिंग है जो चीन में तकरीब हुई है, और वो तकरीब जंग अजीम दोम में, अगर हमारे पास है वो मनाजिर नहीं आए। अच्छा जी, खैर मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूँ कि जंग अजीम दोम में जापान पर जो फतह हासिल की, उस सिलसिले में उसकी याद में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई और दुनिया को असल ताकत चीन ने
और ये भी बताया कि अब दुनिया को ये सोचना है कि वो अमन का साथ उनको देना है या फिर उनको जंग की तरफ जाना है। फिर उन्होंने चीन की उन्होंने कहा कि एक अजीम कौम है चीन और हम हमेशा से तैयार रहे हैं और हमेशा हमने प्रूव किया है हिस्ट्री में भी कि अगर हमारे ऊपर कोई भी किसी ने भी हमलावर होने की कोशिश की है तो हमने उसको ये पैगाम दिया है कि एक चीनी कौम एक बड़ी मजबूत कौम है। तो इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी मदऊ किया गया था और जनाब ख़ास बात इसकी यह है कि नरेंद्र मोदी वहाँ इन्वाइटेड नहीं थे। तो बड़ी एक ज़बरदस्त सी वो मनाजिर थे उस तकरीब के, तो उसके मनाजिर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन जब आएंगे वो तो आपको दिखाएंगे। अच्छा, एक और ख़बर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वो इसको रिविजिट नहीं करना चाहते हैं, रिव्यू नहीं करना चाहते हैं। जो उन्होंने टैरिफ कर दिया डबल भारत के ऊपर, तो ये कोई ना सोचे कि वो इसको चेंज कर देंगे या कम कर देंगे टैरिफ, तो ये कशीदगी बढ़ती जा रही है। तो खबरें बहुत सी हैं आपको बताने के लिए। अब मुझे कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर हम बढ़ते हैं सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट देते हुए। तो बहावलपुर का, जैसे मैंने आपको कहा कि सतलुज में भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और बहावलपुर और फिर पंजनद के मकाम पर ये तमाम दरिया ज़ारे मिलते हैं और उसमें मज़ीद ऐड ऑन होता है और जो उसका बहाव है वो बढ़ जाता है और वो सिंध में अब दाखिल होगा। तो बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन किया है रियाज बलोच ने। रियाज, मुझे बताएं आप किस मकाम पर खड़े हुए हैं और बहावलपुर में सैलाबी क्या सूरत हाल है और इससे मुतालिक इक़दाम क्या किए गए? जी, तमाम अहले वतन को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त दरिया सतलुज पर हूँ और दरिया सतलुज बावलपुर के बिल्कुल साथ वाक़े, यानी दरिया सतलुज जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये दरिया सतलुज का इम्प्रेस ब्रिज है और इम्प्रेस ब्रिज के साथ मैं आपको मेरा कैमरा में दिखाए तो आप नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ बहाव है और किस तरह ये यहाँ की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ घर डूबे हुए हैं और यहाँ बड़ी बड़ी आबादियाँ डूबी हुई हैं, रकबे डूबे हुए हैं और उसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी का बहाव रोज बरोज बढ़ रहा है और इस वक्त जो यहाँ पानी है वो तकरीबन 60,000 क्यूसेक यहाँ का पानी का बहाव है। ये चूंकि सतलुज है और सतलुज का जो मेन वाटर सोर्स है वो गंडा सिंह का मकाम है और गंडा सिंह पर इस वक्त 2,69,000 का जो इखराज है वहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। उससे आगे हम जब आगे आते हैं तो वहाँ हेड सुलेमान की है और हेड सुलेमान की पर 1,20,22,000 क्यूसेक पानी का इखराज है और उससे आगे हेड इस्लाम में कोई लगभग 1 लाख यानी दरमियाने दर्जे का वहाँ सैलाब है। उससे आगे मेल्सी साइफन में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है और उसके बाद हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ जो केज है वो 8.9 या 9 समथिंग जो यहाँ पर। मुझे ये बताइए कि रियाज, मुझे बताइए कि कितना इलाका मुतासिर हुआ है, कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं, रेस्क्यू कितने लोगों को किया गया है, कैंप्स जो लगाए गए हैं वो आपने देखे हैं, खुद आंखों देखा अहवाल उनका भी बताइए। हाँ जी, बहावलपुर का जो दरियाई इलाका है, दरियाई इलाके के बहुत सारे जो जिम्मेदारा बंद है, दर्जनों आप कह सकते हैं कि दर्जनों जिम्मेदारा बंद टूटे हैं और उन दर्जनों बंद टूटने के नतीजे में पानी आबादियों में गया है और आबादियां बहुत से सैकड़ों आप घर कह सकते हैं। यानी इस वक्त जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है 60 मवाज़ियात इस सैलाब से मुतासिर हैं और जिसमें बताया जाता है कि 2 बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और 58 जो है जुज़वी तौर पर मुतासिर हैं और तकरीबन 42,000 लोगों को इन एरिया से जो पानी में सैलाबी पानी में फंस सकते थे उनको रेस्क्यू किया गया है और उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया और उनके साथ जो उनकी लाइफ स्टॉक है वो लाइफ स्टॉक भी कोई तकरीबन हजारों की तादाद में लाइफ स्टॉक है, यानी तकरीबन 25,000 लाइफ स्टॉक के बारे में बताया जाए कि वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जो इदारे हैं, रेस्क्यू 111, है, ज़िले इंतजामिया है, वो बताया जा रहा है कि और इसी तरह कुछ 27 इसी दरियाई इलाके में जो सतलुज का दरियाई इलाका है 27 रिलीफ कैंप बताए जा रहे हैं और मैं नहीं बताया जा रहा है। आप कहाँ पर आपने देखे वो कैंप्स जाकर? जी, मैंने कुछ कैंप विजिट किए हैं जी, मैंने बहुत से कैंप विजिट किए हैं, लोगों की
शिकायत तो हैं। बहुत सी जगहों पे लोगों का कहना ये है कि उनको खाना वक्त पर नहीं दिया जाता। बाज़ लोगों का कहना है कि खाना नहीं दिया जाता, और बाज़ जगहों पे कुछ तसल्ली बख्श भी जवाब आया है और उनकी इत्मीनान भी उन्होंने जाहिर किया है। आप कह रहे हैं और 27 सबसे कैंप्स ज़्यादा है, 27 कैंप्स काफ़ी हैं। 42,000 लोग आप कह रहे हैं डिस्प्लेस हुए हैं, उनको कैंप्स में मुंतकिल किया गया। 25,000 आप कह रहे हैं मवेशी, तो उनके चारे वगैरह का इंतजाम भी किया गया है। चारे की जो सूरत हाल बताई जा रही है वो उस तरह जिस तरह गवर्नमेंट बता रही है, यानी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बता रही है कि कोई वो उसमें सब्ज चारा भी देने की बात की जा रही है, और खुश्क चारा भी, बंडा और इस तरह की जो जानवरों की जो खुराक होती है वो भी तकसीम किए जाने की खबरें हैं। लेकिन मकामी तौर पर जब हम कैंप्स की विजिट करते हैं और लोगों से, जो मुतासरा लोग हैं उनसे जब हम मालूम करते हैं, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते। उनका कहना यह है कि ये इस तरह के कोई आदाद-ओ-शुमार जो सरकार बता रही है, और उसमें मेडिकल हमें कैंप्स इस का तरह भी की बता दीजिए, फिर मैं जरा जो रकबा है कितना मुतासिर हुआ ये भी बताइएगा। जी, मेडिकल कैंप्स जितने जो मैंने आपको रिलीफ कैंप बताया, उनके साथ वेटरनरी हेल्थ के हवाले से भी कैंप्स बने हुए हैं, और इंसानी जिंदगी के हवाले से भी वहाँ मेडिकल कैंप्स बने हुए हैं, और वो ऑपरेशनल नजर आते हैं, और वहाँ वो सर्विसेज डिलीवर करते हुए दिखाए जाते हैं। और दूसरी, जब आप रकबे की बात करते हैं, तो ये चूंकि सारा कॉटन एरिया है, और इन दिनों कॉटन की जो फसल थी वो बिल्कुल तैयार थी, पिकिंग के मराहल में थी, और कोई हजारों एकड़ जमीन अभी उसकी सरकारी आदाद-ओ-शुमार नहीं बताए जा रहे, और उसका वो तखमीना लगाया जा रहा है कि वो कितने हजार एकड़ जमीन, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हजारों एकड़ जमीन, और और जिसमें ये खड़ी कितना, अगर फसलें इसको वैसे हम इसको मेजर करें कि कितने यानी पैसों में अगर हम मेजर करें, तो ये तो करोड़ों रुपए बन जाते हैं जिसका नुकसान हुआ है लोगों का। यकीनन यकीनन करोड़ों नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चूंकि कैश क्रॉप होती है, और जिम्मेदार काश्तकार के बहुत वसाइल उस पर सर्फ होते हैं, खर्च किए होते हैं, और उनकी एक बड़ी आमदन की एक उम्मीद होती है, उससे बहुत से उनके जिंदगी के मामला जुड़े होते हैं। ये करोड़ों नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि अरबों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान है, और सिर्फ ये बहावलपुर का आप बता रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रियाज बलोच, आपने बहावलपुर से मुताल्लिक आपने तफसीली तौर पर हमें बताया रकबा मुतासर हुआ है, फिर कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं, कुछ शिकायत भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े सैलाब से जब जूझ रहे होते हैं, या आप उससे इंतज़ामिया पहुंच रही होती है मुख्तलिफ जगहों पर, तो ज़ाहिर शिकायत भी बहुत आती हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम से मुताल्लिक कहीं कहीं शिकायत भी मौसूल होंगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यह सैलाब है। अच्छा, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है NDA में एक्सपर्ट तैयब शाह साहब ने, और उनसे हम जानते हैं कि उनके तजर्बे के मुताबिक ये इस बार जो हमने सैलाबी सूरत हाल देखी है, क्या ये इससे पहले कभी फेस करना पड़ा है पंजाब को या पाकिस्तान को ऐसी सैलाबी सूरत हाल, जहां जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है, लोगों का घर बार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, किसानों की ज़रूरी जो अराजी है वो सारी पानी में डूब चुकी है। तो डॉक्टर तैयब साहब, मुझे बताइएगा कि क्या हम तैयार हैं, इदारे तैयार हैं इतने बड़े मैग्नीट्यूड पर इस तबाही को से निपटने के लिए? वालेकुम। जैसे आपने पूछा कि क्या माजी में पंजाब में ऐसी सैलाबी सूरत हाल क्या पहले पेश आई, तो जी हाँ, अगर हम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को देखें तो 2014 में भी दरियाए रावी और दरियाए चिनाब में और जहलम में भी ऐसी ही एक सैलाबी सूरत हाल बनी। 2023 में हमने सतलज रिवर के अंदर एक एक्सेप्शनली हाई फ्लडिंग सिचुएशन देखी। सिमिलरली 1988 में रिवर रावी में सबसे एक्सेप्शनली हाई फ्लडिंग की एक सिचुएशन डेवलप हुई। 1955, 1956 एंड 1977 ये वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है जिसमें सूबा पंजाब में मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल हमने देखी हैं। लेकिन अगर बात की जाए 2025 की, तो 2025 में देयर इज समथिंग विच इज़ यूनिक एज कम्पेयर टू द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, और वो ये है कि राइट नाउ जो हमारे ईस्टर्न तीनों रिवर्स हैं, चाहे वो रिवर रावी हो, सतलज हो या चिनाब हो, ये जो है एट द सेम टाइम इनमें एक्सेप्शनली हाई फ्लडिंग की सिचुएशन डेवलप हुई है। और ना सिर्फ ये एक्सेप्शनली हाई फ्लडिंग एक सिचुएशन डेवलप हुई है, बल्कि हमारे नॉर्थ में जो गिलगित बल्तिस्तान में एक अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर में हमने राइज देखा है।
6 से 7 डिग्री, और इवन जुलाई के महीने में ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर से इसने एक्सीड किया है। सिमिलरली अगर पंजाब की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो पंजाब की क्योंकि अपर कैचमेंट एरिया इंडिया की डिफरेंट स्टेट से आता है, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश एंड देन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा एंड इंडियन पंजाब। अगर हम इंडियन पंजाब की और हिमाचल प्रदेश की भी टेम्परेचर्स की बात करें, जहाँ के स्नो मेल्ट ग्लेशियर मेल्टिंग से ये रिवर्स फीड होते हैं, तो इस साल दर्जा हरारत क्योंकि बढ़ रहा है, और हमने हिमाचल प्रदेश के भी तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की वजह से वक्त से पहले जो इंडिया में जो डैम्स हैं, चाहे वो रिवर सतलुज और रिवर ब्यास के ऊपर भाखड़ा और पोंग डैम हैं, जिन डैम्स के भरने के बाद जितना भी पानी है वो रिवर सतलुज में आता है, तो वक्त से पहले डैम्स इंडिया में भी भरे। सिमिलरली हमने देखा कि जो चिनाब रिवर है, तो उसके ऊपर भी जो इनके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो उन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में भी स्ट्रेस आया, और उस स्ट्रेस ने ना सिर्फ पाकिस्तान को मुतासर किया बल्कि इंडियन पंजाब, तकरीबन 70% पंजाब की जो स्टेट्स हैं वो भी इंडियन पंजाब में भी ये इफेक्ट हुआ। बात की जाए क्या इदारे तैयार हैं, तैयब शाह साहब, एक हाँ बिल्कुल ये इदारे की बात, और इसमें जोड़ दीजिएगा ये सवाल कि ये एनडीएमए और पीडीएमए की कोऑर्डिनेशन, फिर इनकी कोऑर्डिनेशन जिले इंतजामिया से, क्योंकि देखें ना इसमें से कोई भी अगर मिसिंग है लिंक, तो आप उस तरीके से रसाई लोगों तक नहीं होगी और उनको इमदाद नहीं पहुंचेगी। तो आप कहाँ वीक समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों से हम ये देख रहे हैं कि लोगों तक अभी तक इमदाद नहीं पहुंची है, लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया, बहुत से लोगों को, तो इस पर जरा सी बात कीजिए। जी डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एक टीयर्ड अप्रोच रखता है, यानी ये 3 डिफरेंट लेवल्स पे डिजास्टर को रिस्पांस दिया जाता है। अगर हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की बात करें तो एनडीएमए एक्ट 2010 और 18th अमेंडमेंट, ये डिजास्टर के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया। इसके बाद अगर लोकल लेवल पे अगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के पास वो रिसोर्सेस में कमी आए, तो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करते हैं टू रिस्पॉन्ड टू दैट स्पेसिफिक इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन। देन खुदा ना खास्ता अगर ये प्रोविंशियल लेवल से बात बढ़ जाए और नीड पड़े कि फेडरल गवर्नमेंट और नेशनल लेवल की भी रिस्पॉन्स इसमें ऐड ऑन हो, तो उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अपना रोल अदा करती है। फ्लड मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में फ्लड एक इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट का अप्रोच है। ये सिर्फ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का ही सिर्फ इसमें रोल नहीं है, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है जिसमें आर्टिकल 249 के तहत पाकिस्तान आर्मी को भी तलब किया जाता है रिस्पॉन्स के लिए, सिविल आर्म फोर्सेस को भी तलब किया जाता है, एक्चुअल जो रिस्पॉन्स ऑन ग्राउंड के लिए रेस्क्यू सर्विसेज जो है वो बेसिक हमारे रिस्पॉन्डर्स होते हैं जो कि रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फेडरल जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है, ये और पाकिस्तान एनडीएमए का जो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, ये टेक्निकल अर्ली वार्निंग्स जनरेट करता है और प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक वो हॉट स्पॉट्स जहाँ पे आने वाले दिनों में कोई सैलाबी सूरत हाल हो। सिमिलरली प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट जो कि सूबाई सतह पर ये ब्रीचिंग सेक्शंस को आइडेंटिफाई करता है, फ्लड प्लेन्स की आइडेंटिफिकेशन करता है, और फ्लड्स प्लेन के अंदर खुदा ना खास्ता किसी इंक्रोचमेंट या कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसकी। अच्छा, इसमें मुझे बताएं टास्क बड़ा क्या, यानी एक तो रेस्क्यू करना है ना, फौरी तौर पर तो यह है कि आपने लोगों को रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू के बाद रिलीफ ऑपरेशन जो है या रिहेबिलिटेशन का जो मरहला है, ज्यादा बड़ा टास्क ये है ना, इसको कैसे मैनेज करना है, इसमें पीडीएमए एनडीएमए ये किरदार कैसे अदा कर रहा है, ये मुझे बताइए। जी डिजास्टर रिस्पांस की अगर की बात की जाए तो जब एट दी टाइम ऑफ इमरजेंसी या जब इमिनेंट हैजर्ड डिजास्टर में तब्दील हो जाए, जैसे कि अभी सैलाबी सूरत हाल पंजाब में है और ये सैलाबी सूरत हाल अभी कंक्लूड नहीं हुई, ये सैलाब अभी सेंट्रल पंजाब की तरफ पहुंच चुका है, जिसमें मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, खानेवाल और आने वाले दिनों में बहावलपुर, रहीम यार खान और स्पेसिफिक पंजाब के रीजन से गुजरते हुए ये सिंध में दाखिल होगा, जो कि सिंध के मुख्तलिफ अजला को घोटकी, कश्मोर,
सखर और स्पेसिफिक कोटरी तक जाते हुए ये समुंदर बुर्द होगा। यानी इस वक्त जो गवर्नमेंट की इमीडिएट प्रायोरिटी है ये रेस्क्यू प्रोवाइड करना है, और हम लोग इस वक्त तकरीबन 6 से 7 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सेफ मकामात पर पहुंचा चुके हैं। और ये रेस्क्यू वो है जो कि रिवर बेड पे मौजूद लोगों को वहां से सेफ शेल्टर्स की तरफ पहुंचाया है। जब जो ही रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसके साथ इमीडिएट डिजास्टर रिस्पांस में अर्ली रिलीफ होता है, एंड अर्ली रिलीफ के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि वो तमाम ह्यूमैनिटेरियन जो हमारे स्फेयर्स हैं जिसके अंदर फूड है, शेल्टर है, फूड एंड शेल्टर, हेल्थ एंड हाइजीन है, तो ये इन चीजों को हम फोकस करते हैं, और जो कि किया जा रहा है, हेल्थ एंड हाइजीन और फूड एंड शेल्टर। बहुत तैयब शाह साहब, आपने वक्त दिया और वक्तन फवक्तन आपसे बात होती रहेगी, और हम ये जानते रहेंगे कि क्या इक़दाम, क्योंकि फसलों से जो पानी खड़ा हो गया है वो निकालना भी एक बड़ा मरहला है कि वो कैसे निकाला जाएगा और उसके लिए क्या मशीनरी काम करेगी, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता है कि कितने गांव देहात में अभी भी लोग मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू करना है, जिनके लाइव स्टॉक को बचाना है अभी, और फिर उनको लाकर कहाँ रखना है, कितने दिन तक रखना है, वो कैंप्स कब तक काम करते रहेंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, सर्दियों में लोगों को कंबल चाहिए होंगे, फिर सर्दियों में बीमारियाँ भी, और पानी की वजह से बहुत बीमारियाँ, बच्चे, तो ये डिज़ास्टर ऐसा है कि इसमें हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और अपनी एफर्ट डालनी पड़ेगी अगर हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को बचाना चाहते हैं और उनकी इमदाद करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा, हम सब पे एक बड़ा मरहला है। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जरा सिंध से मुताल्लिक भी सूरत हाल का जायजा लेंगे और दीगर भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। तो एक ब्रेक लेते हैं, राइज एंड शाइन देखते रहिए, कहीं जाइएगा। वेलकम बैक। हम सैलाबी सूरत हाल की बात कर रहे हैं और पंजाब में असल में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बरकरार है। जैसे मैंने आपको बताया 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चिनाब में त्रेमो, दरिया रावी में बलोकी और सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब भी है। अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है निसार सानी साहब ने, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं PDM में पंजाब। निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जनाब, ये तो देखें, एक भारत की आबी जारियत है और नेचुरल कैलेमिटी भी इसको कहा जा सकता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी ज़राअत, किसान हमारा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, फसलों का नुकसान भी हुआ है, लाखों एकड़ रकबा जो है वो ज़ेर आब आ गया है। तो PDM में के इक़दाम से मुतालिक आप मुझे बताइए, है तो बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए इसको हैंडल करना भी। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ये शुरू में ही कह दिया कि ये क्रॉस बॉर्डर पानी है जितना रिसीव हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई जिसकी वजह से कैचमेंट एरियाज में बारिश हुई और जिसकी वजह से हमारे 3 जो रिवर्स हैं जिसमें चिनाब, रावी और सतलुज, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई फ्लड पे चले गए। और इसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो क्रॉस बॉर्डर से हमें टाइमली जो इंफॉर्मेशन जो है ना वो टिल डेट तक रिसीव नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज है चीज़ों को मैनेज करना। हाउएवर, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोगों ने पंजाब में कैरी आउट कर रहे हैं, जिसमें 1200 से ज़्यादा बोट्स और कुछ 15,000 से ज़्यादा जो रेस्क्यूड हैं, जिसमें रेस्क्यू डेवलपमेंट टू पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी के जवान जो है दिन रात 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर इस तरह से कोई चीज़ नहीं हुई कि जिस तरह से अगर कोई कॉल आई हो PDMA को या किसी भी रिस्पॉन्स एजेंसी को और वो अटेंड ना हुई हो। और इसके अंदर तमाम एफर्ट्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। निसार साहब, मुझे बताएं कितने लोगों को, डेटा क्या बता रहा है अभी तक अपडेटेड, अगर आप हमें दे सकें कि कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? रिलीफ कैंप से मुतालिक जरा बताइए, क्या आपके पास स्टैटिस्टिक्स? इस टाइम कुछ 403 रिलीफ कैंप्स पंजाब में काम कर रहे हैं। 398 जो है वो मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं। 373 जो है वेटरनरी कैंप्स लगाए हुए हैं। अभी तक कोई 2.4 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्ले हुई है। अभी तक कोई 9 लाख लोगों को जो है वो एवैक्यूएट या ट्रांसपोर्ट कर दिया है। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं 9 लाख को आपने ट्रांसपोर्ट करके खेमा बस्तियों में, यानी
उनको रिलोकेट किया? खेमा बस्तियों में लोगों की अपनी मर्जी है। कुछ लोग तो अपने वॉलंटियरी, उनके 2 घर होते हैं, एक दरिया के साथ होता है, एक पीछे होता है, या फिर कुछ अपने रिलेटिव्स के पास चले जाते हैं। खेमा बस्तियों में इस टाइम को 10,000 से ज्यादा लोग मुकीम है। और कितनी खेमा बस्तियां हैं अंदाजे के मुताबिक? 403 खेमा बस्तियां हैं पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में। अच्छा, मुझे बताएं पंजाब में कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं जहां आपका फोकस ज्यादा है? जी, हमारा सबसे ज्यादा ऊपर से अगर देखें तो सियालकोट, नारोवाल, उसके बाद हाफजाबाद, देन चिन्योट, और उसके बाद अभी इधर से कसूर, और देन लाहौर, ननकाना, और ये ज्यादा। और ये सर 403 जो हैं, अगर ये एक टेंट में 10-10 लोग भी अगर रहे, और ये 10 लाख जो आप बता रहे हैं लोग जिनको आपने, उनमें से चले 4 लाख कहीं अपने घरों को चले भी गए, तो 6 लाख लोग तो बाकी बचे। तो ये तादाद कम नहीं लग रही आपको? मजीद भी यकीनन चाहिए होंगे टेंट्स वगैरह और नहीं, वो खेमा बस्ती, एक खेमा बस्ती में 2-2 हजार लोग भी आ सकते हैं। वो खेमा बस्तियों से मराद ये नहीं है कि सिर्फ टेंट लगे हुए, वो स्कूल्स और बिल्डिंग्स और इस तरह की चीजों के अंदर भी सही। वो बनाए गए हैं, तो इसमें वो सफिशिएंट अरेंजमेंट्स है। और वो कितने आपका अंदाजा क्या बता रहा है कि कितने अरसे तक ये हो सकता है कि आपको ये वक्फ करके रखना पड़े, स्कूल्स वगैरह या फिर खेमा बस्तियां भी? ये तकरीबन अभी अगले 2 वीक्स में चलेगा कम से कम। अच्छा, और यहाँ खाने पीने का इंतजाम और ये सारी चीजें ये अरेंज करना बाकायदा एक सिस्टम होगा? 3 टाइम के मील्स उनको दिए जा रहे हैं, हर तरह की उनको फैसिलिटी दी जा रही है जी। और मजीद भी आप ये समझ रहे हैं कि 2-3 दिन मजीद क्रिटिकल हो सकते हैं सैलाब को लेकर, और भी आबादी ज़ेरे आबाद? जी, अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हेड मोहम्मद वाला मुल्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ ला रही हैं, और मोहम्मद अभी मुल्तान से ये रेला गुजरेगा, तो इससे होता हुआ पंजनत से नीचे कोट मिट्टन से होता हुआ गुड्डू जाएगा 6 तारीख को। और मुल्तान की शहरिया आप ये, यानी मुल्तान जरा थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से, मुल्तान मतलब शहर में क्या पानी अंदाजा ही लगा जा रहा है क्या दाखिल होगा, या उसके स्कर्टिंग्स नहीं, पंजाब मुल्तान शहर को बचाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे सारी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी हुई है। जो पानी इस टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जो तनीमू से 5.5 लाख पानी निकला था, वो यहाँ से अब हेड मोहम्मद वाला से पास आउट होना है, और उसके हवाले से तमाम तर इंतजामात जो जायजा ले रहे हैं। मुल्तान शहर को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया निसार सानी साहब, डायरेक्टर ऑपरेशंस पीडीएम में पंजाब हमारे साथ है। और यकीनन इस वक्त देना भी, क्योंकि कम्युनिकेशन होती है, बात चल रही होती है, अपडेट ले रहे होते हैं कि रिलीफ क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और सारा डेटा हमें दिया कि अभी तक कितने रिलीफ कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और क्या क्या सहूलियात इस वक्त दी जा रही हैं। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा सिंध का अहवाल जानेंगे। वो जो पूरा एक सिस्टम बनाया गया है सिंध में, इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसके जरिए मॉनिटर किया जा रहा है मुख्तलिफ अजला को, तो वो क्या सिस्टम है और कितना कारगर होगा, ये हम जानेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्त हमारे पास कम है, सिंध का ज़रा हमें अहवाल आपको बताना है, अपडेट रखना है। सिंध में सैलाब की जो तवक्कुआत है उसके पेश नज़र फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। चीफ सेक्रेटरी तमाम असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर्स को मुतारिक कर चुके हैं। सिंध में मौजूद दरियाई बेल्ट जो है, पुश्ते और दीगर बंदों की निगरानी भी जारी है। बड़े सैलाबी रेले से बैराजों को बचाने के तमाम इक़दाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जनाब ये रहीम यार खान से, ये पंजनत से ज़ाहिर ये सिंध में दाखिल होगा, फिर गुड्डू बैराज और फिर सखर बैराज। तो सिंध के जो नशेबी इलाके हैं या दीगर जो सिंध के देहात हैं वो कितना मुतासर होंगे, कच्चे का इलाका कितना मुतासर हो सकता है, और इसको लेकर इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए गए हैं। तहसीन आबदी साहिबा ने ज्वाइन किया, स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट, और ये जो फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया गया है इसको भी इंचार्ज कर रही हैं। तहसीन साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि सैलाब को लेकर क्या, यानी आप समझ रही हैं कितना क्यूसिक का रेला आ सकता है, कितनी कैपेसिटी हमारी है, और कितने इलाके इससे, कितने ज़िले मुतासर हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, अभी तो जो सैलाब का रेला है वो ट्रेमो से रवाना है टुवर्ड्स पंजनत, और जब तक पंजनत के बाद भी जो है वो 2 से 3 दिन लगेंगे कि वो गुड्डू बैराज को हिट करेगा। तो जब तक वो पंजनत में नहीं आता, हम वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट फिगर कि जी गुड्डू को कितना हिट करेगा, क्योंकि सिंध का कंसर्न गुड्डू बैराज से है, क्योंकि गुड्डू से ही होता हुआ आपने भी बात की, जैसे वो सखर पे कोटरी और फिर वो जाके नीचे की तरफ उसका फ्लो जाएगा। तो जब तक हम बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, लेकिन जहां तक आपने इफेक्ट होने की बात की, देखिए हमारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की प्रिडिक्शन है वो 7 लाख क्यूसेक की है, लेकिन पीडीएमए की प्रिडिक्शन जो है वो 1.1 मिलियन क्यूसेक की है।
तो हमने वर्स्टली अपनी जो प्रिपरेशन की हुई है, हमने सुपर फ्लड की प्रिपरेशन की हुई है। उसके रिगार्डिंग यानी जितने 1.1 भी जो है वो सुपर फ्लड ही होगा और आपकी कैपेसिटी 12 लाख है शायद, ऐसे ही? 9 लाख प्लस जो भी होगा वो सुपर फ्लड होगा। और आपकी 12 हमारी लाख कैपेसिटी है ना? जी हमारी कैपेसिटी जो है 1.2 की है, लेकिन उसके अल्लाह न करे, खुदा ना खास्ता उससे ज्यादा भी अगर आ जाता है तो जो उसके भी प्रिकॉशंस हैं, जैसे जो एम्बार्कमेंट्स हैं, उसकी जो हाइट है, जैसे अगर 2010 में जो फ्लड आया था उस वक्त जो उसके लेवल्स से उससे हमने 6 फीट ऊपर तक उसके लेवल्स कर दिए हैं। और अगर अभी जैसे बिल्कुल मसले से सपोज जी 11 लाख क्यूसिक तक अगर पानी आ जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, जी तो हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि 12 लाख क्यूसिक है इसकी कैपेसिटी, तो ये मुतासिर नहीं करेगा, या फिर भी जो डिप्रेशन में और बिल्कुल अलोंग द बेल्ट ये एरियाज हैं ये मुतासिर होंगे? देखिए एरियाज मुतासिर होंगे, स्पेशली कच्चे के एरियाज। अगर वो जो एक्सपेक्टेड है उससे ऊपर की जाती है फिगर्स, तो जो कच्चे के एरियाज हैं जहाँ पे हमने इवैक्यूएशन भी बहुत स्पीड, मतलब उसका जो प्रोसेस था वो बहुत एक्सपीडाइट कर दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ पे लोग भी निकल जाएं, उनके लाइफ स्टॉक भी निकल जाएं। तो क्योंकि उनके लिए पूरे हमने एक रिलीफ कैंप, वो सिंगापुर में ने प्रॉपर उनका इंतजाम किया हुआ है, तो तो ये वही आपने इलाके में अपना जो मॉनिटरिंग एक सेल बनाया है, इसमें हॉट स्पॉट्स भी होंगे। कच्चे के इलाके कौन कौन से आइडेंटिफाई किया आपने? कश्मीर का इलाका है या फिर ये शिकारपुर का, लाड़काना का इलाका? कितनी आबादी होगी इसमें? कच्चे के इलाके में तकरीबन 16.5 लाख की आबादी है जो इफेक्ट होगी। ठीक उसमें है। गोटकी भी आ जाता है, सखर के इलाके भी आ जाते हैं, उसमें बहुत बहुत बड़ी एक बेल्ट है जो आती है। तो तकरीबन उसमें 16,51 जो है वो देहात मुतासिर होंगे। जी। उसमें 5 लाख की फिगर्स आती हैं लाइफ स्टॉक की कि जो मुतासिर हो सकते हैं। और बड़ी आबादी जो 16.5 लाख की मैंने आपको बताई कि वो आबादी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन इवैक्यूएशन जो है वो हम 100% करवाएंगे। क्योंकि ये और डेटा अगर आपके पास है तो आपके लिए थोड़ा सा मतलब बेहतर सूरत हाल है कि आपने वही फोकस ज्यादा किया होगा कि इन जिलों में मुतहर्रिक रहे टीम्स। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं बता रही हूँ ना, हमने काफी पहले से ही जो है वो इवैक्यूएशन का काम स्टार्ट कर दिया था। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जी इंसानी जाने को बचाया जाए, सेकंड पे है कि जी लाइफ स्टॉक को बचाए, और थर्ड प्रायोरिटी ये है कि जो भी हमारे एम्बार्कमेंट्स हैं, जो हमारे ब्रिजेस हैं, हम उनको स्ट्रेंथन करें ताकि नुकसान कम से कम हो हमारा। और उसके लिए वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इंशाल्लाह ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जो भी सारे अरेंजमेंट है, जो भी ऑन ग्राउंड डीसी हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जितने मुताल्लिका हुकाम है, वो तमाम लोग ऑन ग्राउंड हैं। और जो सेल की आपने बात की, वहाँ पे हमें मुसलसल कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोगों का कंसर्न यही है कि जी पानी अब कितना आ गया, क्या हम अपने घरों से निकल जाएं। तो इस तरह की क्यूरीज आ रही हैं, तो लोग वी आर वेरी मच इन कॉन्टैक्ट। और आपके नंबर्स हैं वो जो डिस्प्ले पर हो ताकि लोग राब्ता करके ही पूछ सकें? जी वो नंबर है, आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर हमें कर बिल्कुल दूंगी। शेयर हमने कीजिए, बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि लोग जो जी देख रहे हैं वो भी। जी हमारे साथ जी तहसीन आबदी साहब है और वो ये बता रही हैं कि बाकायदा तौर पर इंतजाम किए गए, हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं, बाकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जिसमें पहले से तैयारी कर ली गई है कि कौन कौन से इलाके मुतासर होने हैं कच्चे के। वहाँ पहले ही इवैक्यूएशन लोगों को निकाला जा रहा है, घरों से उन्होंने बताया जा रहा है कि भाई आपका जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है, मवेशियों का नुकसान हो सकता है, तो इससे कबल इसके कि फ्लड हिट करे आपको, आप पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। और जो रिलीफ कैंप्स की उन्होंने बात बताई है, तो उन्होंने यही कहा है कि रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए गए इन जिलों में। कश्मीर का इलाका है, शिकारपुर का इलाका है, लाड़काना का इलाका है, तो घोटकी का इलाका है, जैसे ये ज़्यादा मुतासर होगा। फसलों को तो नुकसान होगा ही, अब जब ये फ्लड का ज़ाहिर पानी आएगा तो फसलें मुतासर होंगी, जैसे पंजाब में हमने देखा। तो इसको लेकर फौरी तौर पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन पानी निकाल कर और इसको काबिल काश्त बनाना फसल को, ये एक और टास्क होगा इंतज़ामिया के लिए भी कि वो कितनी जल्दी ऐसा करते हैं, क्योंकि बहरहाल किसान की जान भी बचानी है, उसका माल भी बचाना है, और उसको इस काबिल भी जल्दी से जल्दी बनाना है ताकि वो दोबारा काश्त कर सके। अच्छा मुझे बताइए कि थोड़ा सा इस एरिया को भी ज़रा मुझे बताइएगा, गुड्डू से जब हम यानी पंजनर से जब ये एंटर होता है, तो ये कौन कौन से एरियाज चलते जा रहे हैं जहां आपकी बाकायदा तौर पर निगरानी है, रेस्क्यू टीम्स 112 की टीम्स वहां पर मौजूद हैं, और पीडीएम में आपका एक्टिव है, वहां पर जिला इंतजामिया एक्टिव है? देखिए जितने भी एरियाज आते हैं, स्पेशली मैं बता रही हूँ, सखर है, गोटकी है, नौशेरा फरोज है, और उसके अतराफ में जितने भी इलाके, अगर आप उस बेल्ट पे चलते जाए, जितने इलाके आते हैं वहाँ पे तमाम जगहों पे तमाम टीम्स हमारी बहुत ज्यादा एक्टिव है। और वो जो टीम्स वहाँ एक्टिव है, जो हमारा मॉनिटरिंग सेल है, उसमें उनके तमाम नुमाइंदे बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ से अगर हमें कोई कंप्लेन आ रही है या हमें कोई और भी मेडिकल कैंप्स का भी बताइएगा, क्योंकि हमने पंजाब से भी रिपोर्ट हमें दे रहे थे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे, तो बहुत सी जगहों पे, क्योंकि देखिए हम ये किसी को ब्लेम नहीं करते, इतना बड़ा इसका एक मैग्नीट्यूड है सैलाब का कि हर जगह एकदम एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेडिकल कैंप्स भी बहुत ज़रूरी हैं
जो कि होने चाहिए लोगों को मिलना? देखिए मेडिकल कैंप्स भी मौजूद हैं जो हमने रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, जैसे उसमें स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मसाजिद हैं। इसके अलावा अलग से जो टेंट्स लगाए हैं, वहाँ पे तमाम अद्विया, तमाम मेडिकल की जो मेडिकेशंस हैं, इवन की जो सैलाब के बाद सूरत हाल होती है स्नैक बाइट की या जी, डॉग जी। बाइट की, तो रेबीज की जो है वैक्सीन, स्नेक बाइट्स की जो मेडिसिन है, वो तमाम चीज़ें बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। मैं अगेन वही कहूँगी कि वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम इतने ज़्यादा पहले भी नुकसान उठा चुके हैं। तो हमने जो जो जी, सारी जी। तैयारियां की हुई हैं, बिल्कुल। तमाम जो अफसरान हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम लोग जो ऑन तैयारियां यानी ग्राउंड मौजूद हैं मुकम्मल है, और उम्मीद हम जी, करते हैं कि भरपूर ये तैयारियां जी। ऑन ग्राउंड नजर भी आएंगी। तहसीन आबदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वक्तन फवक्तन हम बात करते रहेंगे सिंध के इंतजाम से मुतालिक। तो ये आपने फ्लड की सूरत हाल पूरे इस घंटे में देखी। अब जरा कुछ जब हम वापस आएंगे हेडलाइंस के बाद, तो SCO कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे और दीगर भी टॉपिक्स हैं राइज एंड शाइन में। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए। हेडलाइंस ब्रेक है और उसके बाद वापस आते हैं। ज़ोहैब हसन आपके सामने ही यहाँ पर मौजूद होगा, आपकी खिदमत में। तो एक ब्रेक लें। जी, वेलकम बैक। अब हम ज़रा SCO कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ कुछ बात करेंगे। वहाँ पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी हैं, उन्होंने खिताब भी किया है। दीगर मुल्कों के सरबराह भी मौजूद हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए। इसमें रशिया भी मौजूद है और कल भी हम शो पर बात कर रहे थे कि एक अपॉर्चुनिटी भी है ताकि बायलैटरल टाइज तो हों ही, लेकिन ये जो इन खित्ते के जो ममालिक हैं उनकी कोऑपरेशन बढ़े और ये जो मसाइल हैं मुश्तरका खित्ते के, इन पर भी तवज्जो दी जा सके और इससे मुतालिक बड़ी तजावीज़ भी आई हैं। तो SCO कॉन्फ्रेंस में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है और शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने मुमलिकत की ये जो शिरकत हुई है, इसमें वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पीर को बुलेट ट्रेन के जरिए तांजन से चीनी दारुल-हुकूमत बीजिंग पहुँचे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाशिज़म के खिलाफ जो आलमी जंग जो हुई थी वर्ल्ड वॉर 2, उससे मुतालिक एक तकरीब भी मुनक़िद की गई। उसमें भी वज़ीर आज़म ने शिरकत की और उसमें चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन के लोगों की भी तारीफ़ की और बताया, एक मैसेज दिया चीन की तरफ से दुनिया को कि ये अब लोगों के ऊपर है, दुनिया के ऊपर है कि वो जंग चाहते हैं या फिर अमन चाहते हैं। इसके साथ साथ साइड लाइन्स पर भी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं और ख़ास बात यह है कि इसका जो जॉइंट कम्युनिके जो जारी हुआ है उसमें वज़ीर आज़म ने न सिर्फ दहशतगर्दी का मसला उठाया और ये बताया कि दहशतगर्दी को बहुत से मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने मकासद को हासिल करने के लिए। फिर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इन पर भी तशवीश का इजहार किया गया। तो क्या हमने इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के लिए क्या यानी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, क्या बेहतरी है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, एक्स एम्बेसडर हैं। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, मुझे बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में मुआशी जो कोऑपरेशन है उसकी भी बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान का जो स्टांस दहशतगर्दी को लेकर है और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके बारे में भी बात हुई और चीन ने बाकायदा भरपूर हिमायत का इजहार किया। आगाज़ यहीं से करते हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये हमारी और कितना बेहतर है ये पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या SCO जो है एक बहुत अहम फोरम है और बहुत ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अहमियत जो है दुनिया में बढ़ रही है। इसमें दुनिया के तकरीबन जो 40% आबादी है वो रिप्रेजेंटेड है और दुनिया की 30% जो इकोनॉमी है वो रिप्रेजेंटेड है। 10 मेंबर कंट्रीज हैं, तो उसमें ज़ाहिर है जो है चाइना, रशिया भी है, ईरान है, पाकिस्तान, इंडिया है, इस्लाम्स हैं, बेलारूस भी है। तो उसके साथ ही साथ जो इसके पार्टनर कंट्रीज हैं वो कुछ 16 हैं, उसमें बहुत ही अहम मुल्क भी हैं, सऊदी अरब भी है, तुर्किया है, यूएई, बहुत से मालिक हैं। तो वो सारे भी इसमें, उनमें से भी बहुत सारे जो है उनके भी सरबराहान इसमें आए हुए थे जो डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो इसकी जो ये मीटिंग है, SCO का जो फोकस है वो 2-3 चीज़ों पे है। शुरू से ही जब ये इसको कायम किया गया तो एक तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे, दूसरा काउंटर टेररिज्म पे, बल्कि एक इसमें स्ट्रक्चर है रैड्स के नाम से, वो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, उसमें काउंटर टेररिज्म पे ही फोकस किया जाता है। फिर उसके अलावा फिर कनेक्टिविटी, ट्रेड, एनर्जी वगैरह बहुत से शोबों पे
तो इस बार जो इसका ये थीम था, खुसूसन इस मीटिंग के हवाले से, उसमें मल्टीलैटरलिज्म जो है उसको भी बहुत कलीदी अहमियत थी। तो पाकिस्तान ने जाहिर इस मौके से पूरा फायदा उठाया। अपना जो मौकफ है, देखिए हिंदुस्तान जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत अरसे से करने की कोशिश कर रहा था और जिसमें उनको खासी नाकामी का सामना करना पड़ा है, खुसूसन जो है ना पिछले चंद माह में जो है पहलगाम के वाक़ये के बाद जो उनको शिकस्त हुई है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, उसके बाद से, तो उसमें वो हर फोरम पे कोशिश करते हैं। इस पे भी मोदी ने वही कोशिश की, वो बात दोबारा पहलगाम का भी जिक्र किया, फिर दबे लफ्जों में ये भी कहा कि जी कुछ मुल्क हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल। लेकिन पाकिस्तान ने जो उसका बड़ा बेफिटिंग जवाब दिया, पाकिस्तान ने उन सारी कुर्बानियों का भी बताया जो काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान कर रहा है, कितनी अहमियत है पाकिस्तान के रोल की दुनिया में, और पाकिस्तान क्या क्या इसके लिए चीजें जो सी है खित्ते में किस तरह सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन प्रमोट कर रहा है। तो एक तो वो खैर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का जवाब भी दिया, फिर साथ ही साथ जो वो कर रहे हैं उसकी तरफ भी पाकिस्तान ने बाशिगा अल्फाज में, जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र हुआ, बाकी वो जो टेररिज्म पाकिस्तान में करवा रहे हैं उसकी भी बात हुई। तो उसके अलावा अब ये तो जाहिर है सिक्योरिटी और उसके जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से था। अब हम जरा म्यूचुअल कॉपरेशन की, हाँ बाकी शोबों की हम बात करते हैं। देखिए रशिया भी और चाइना भी, जो चीन की हिकमत अमली हम देख रहे हैं वो अफगानिस्तान को भी लूप में ले रहे हैं। सीपैक से मुताल्लिक उन्होंने कहा, फिर वो रशिया से भी ताल्लुकात। तो क्या ही अच्छा हो कि एक अभी ये नहीं वक्त है, इट्स अबाउट टाइम, जैसे चीनी सदर ने तजवीज़ किया कि एक डेवलपमेंट बैंक भी होना चाहिए, तो हम यूरोपीय यूनियन, यूरो की तरह की कोई करेंसी, क्या पेशरफ्त इस तरफ आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? देखें एससीओ जो है वो एक ऑल्टरनेट करेंसी की तरफ अभी तो नहीं जा रहे। वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये बात हो रही थी वो ब्रिक्स थी ज्यादा, लेकिन इसमें जो है ना एक पैरेलल ट्रेडिंग सिस्टम की बात हो रही है। उस ट्रेडिंग सिस्टम में जाहिर है कि कई मैकेनिज्म्स हो सकते हैं ना, इससे बाटा भी हो सकता है, करेंसी स्वैप्स भी हो सकते हैं, उसकी बिल्कुल इस बार बात हुई है, उस पर बल्कि एक वायदा भी हुआ है। फिर दूसरे भी बहुत से जो शोबाजात हैं, जिस तरह जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, इसी तरह जो एनर्जी के शोबे में है, तो उसमें भी बहुत से मुआहदात पे इस बार दस्तखत, जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उस पर दस्तखत हुए हैं और फिर बातचीत भी हुई है। देखिए एससीओ जो है एक ऑल्टरनेट विजन जो है ना वो देता है, जिसको जो बेस है शंघाई स्पिरिट के ऊपर। और शंघाई स्पिरिट क्या है? शंघाई स्पिरिट ये है कि जी एक जो दुनिया में मुल्कों के आपस में ताल्लुकात हैं वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस्ड हों, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड हों और शेयर्ड एक प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड डेवलपमेंट हो। तो उसके ऊपर बेस्ड है ये। वो उसकी बजाय कि दुनिया जो है उसको कोई एक पावर डोमिनेट करे या कोई एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज डोमिनेट करे, तो उसी हट के एक विजन है और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा पजीराई भी मिल रही है। और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है एससीओ की इस मीटिंग में भी बहुत अहम था। इससे पहले देखें पाकिस्तान ने होस्ट भी किया पिछले साल, जो एससीओ की जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है वो तो होस्ट भी की थी पाकिस्तान। और सर मुझे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी जरा आपका तज्जिया चाहिए। ये जो चीन की जो आप स्ट्रेटजी इस वक्त देख रहे हैं कि क्योंकि ट्रबल्ड एरिया रहा है ना वो, और ओवर द इयर्स हमने देखा है कि यूएस की तरफ से और सारे मामलात वो अपनी बेसिस बनाना और यहाँ इन्फ्लुएंस रखना, तो ये एक मैसेज यूएस को भी जाएगा कि एक अल्टरनेट फोर्स यहाँ पर खित्ते में ऐसी है मौजूद जिसके साथ म्यूचुअल कॉपरेशन करके हम अपने मुल्कों को तरक्की दे सकते हैं, इस खित्ते को तरक्की दे सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें अफगानिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है अपनी जोग्राफियाई जो उनकी लोकेशन है उसके हिसाब से भी। और फिर दूसरी चीज ये है कि वहाँ से जो देखें जो टेररिज्म वहाँ से एमिनेट कर रही है अभी भी, जो जिससे पाकिस्तान को भी खतरा है, बहुत से दूसरे मुल्कों को भी। तो उसमें पाकिस्तान ने कई मैकेनिज्म जो है ना, बायलैटरल मैकेनिज्म पे भी पाकिस्तान ने जाहिर है उन पर बहुत ज्यादा इंप्रेस किया कि जी इसको बंद करें। साथ ही साथ रीजनल मैकेनिज्म्स भी इस्तेमाल किए, ट्राइलैटरल फोरम्स हैं कहीं, और फिर इस तरह मल्टीलैटरल फोरम जिस तरह एससीओ का फोरम है, उस तरह के फोरम्स जो है उसमें भी फिर ये होता है कि अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना इस तरह एक मुश्तरका प्रेशर भी आता है और साथ ही साथ इंसेंटिव्स भी, दोनों जो है ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आप उसको कह लें कि, और इसमें चीन की बड़ी जो है ना कलीदी अहमियत है। आपको याद होगा कि अभी उन्होंने एक मीटिंग वहां पे करवाई थी चीन में, जिसमें अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, और वहां पे जो है ना बहुत से शोबों में ताउन पे भी बात हुई। और चाइना जो है इस वक्त भी अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान के सबसे बड़े जो तजारती पार्टनर्स हैं, जाहिर है पाकिस्तान उसमें शामिल है,
पर उसमें चाइना भी, और चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी वहां पे एनविजन कर रहा है, जिसमें कि अफगानिस्तान की हुकूमत भी जो है इंटरेस्टेड है। लेकिन उसमें जो ज्यादा जरूरी अमर है वो सारा तभी मुमकिन होगा कि अगर वहाँ की हुकूमत जो है वो अपना वो वादा और कमिटमेंट पूरी करे कि वो वहाँ पे जो है ना अपनी जो सरजमीन है, वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगी। और जिसमें उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए हैं, और अब देखना यह है कि किस कदर वो जो कमिटमेंट्स है वो अपनी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम सर ये ना कि भारत को ये रियलाइज कैसे कराया जाए, क्योंकि देखिए इस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा कि वो पजीराई नरेंद्र मोदी को नहीं मिली है, और उनकी जो अपनी एफिलिएशंस हैं, उनका जो अपना एक ग्रुप है, जो लीग है, वो डिफरेंट है, और इसकी वजह से हमेशा अनरेस्ट का सामना हमें इसमें करना पड़ता है। तो ये चाइना इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है, खास तौर पे पाक भारत का ये जो मामला है, मसला कश्मीर है, और या ये ज्यादा हम कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं इस बारे में सोचकर? देखिए, एक तो खैर पाकिस्तान ने इसमें जिक्र यही किया जो है ना, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में, कि एक स्ट्रक्चर डायलॉग होना चाहिए और पीसफुली जो है ये रिजॉल्व होने चाहिए जो डिस्प्यूट्स हैं। ख़ुसूसन ज़ाहिर है जो सबसे कलीदी है वो तो यही है जम्मू कश्मीर का जो तनाज़ा है। लेकिन जो इसमें अहम चीज़ है वो ये देखें, एससीओ जो है उसको इंडिया जो है वो बहुत सालों से वो उसको जान के थोड़ा अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कई मीटिंग्स में नरेंद्र मोदी तो नहीं उस पर जाते रहे, बल्कि हिंदुस्तान मीटिंग जो उनकी हेड्स ऑफ स्टेट्स की होनी थी, जो इसकी यही समिट थी, उसको उन्होंने वर्चुअल कर दिया, जान के उसकी अहमियत कम करने के लिए। इस बार तो वो इसलिए खसूसन इस पे आए हैं क्योंकि अमेरिका से जब उनको बहुत ज्यादा इस वक्त जो है ना मुश्किल जो है ना इस वक्त टैरिफ के मामला आते हैं, और आज ट्रंप ने कह भी दिया है कि वो बिल्कुल भी इसको रिविजिट नहीं कर रहे हैं। कोई ये ना समझे कि हम इसको कम कर। बिल्कुल, तो वो थोड़ी सी पोस्चरिंग भी जाहिर है, उनको ये अमेरिका को दिखाना चाहते थे कि जी हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी हैं, कि अगर आप हमें नहीं जो है ना पहले वाली अहमियत देंगे तो हमारे पास फिर जो है ना चाइना और रशिया के नजदीक हम और भी जा सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि वो पोस्चरिंग जो है ना वो कोई उसमें सब्सटेंस शामिल नहीं है, क्योंकि वो सारे मुल्कों को पता है कि इंडिया की और चाइना की आपस में कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बन सकती, क्योंकि वो उनके आपस में देखें बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग जो है ना उनकी वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं आपस में, कंपेटिटर्स हैं वो। तो इंडिया जो है वो जो, और अगर वो कोशिश भी करें तो पाकिस्तान को जो चाइना के साथ जो एक बहुत अच्छा सर, इसमें थोड़ा रशिया के किरदार पर भी जरा आप अपना तजिया दें कि वो कहाँ फिट इन होता है, क्योंकि देखें ना रशिया के यूएस के साथ ओवर द ईयर्स जो ताल्लुकात रहे हमने देखा है किस किस्म के रहे हैं। तो ये इस ब्लॉक का हिस्सा अगर मजीद हम कोऑपरेशन बढ़ाएं तो फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। देखिए, रशिया जो है बिल्कुल ये रशिया चाइना का ही विजन है, वही फाउंडिंग मेंबर्स हैं एससीओ के दोनों, और क्योंकि वो दोनों को ही मगरिब की तरफ से प्रेशर का सामना था तो उनका ताउन आपस में बहुत बढ़ गया है। बल्कि वो जो अब उनकी वो जो जिसको वो कहते हैं नो लिमिट पार्टनरशिप जो है, अब उनकी आपस में वो एक इस्तवार होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, अब जाहिर है चाइना की देखें इक्तिसादी अहमियत कितनी ज्यादा है, रशिया भी जो है बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो है, और जाहिर है किसी वक्त की सुपर पावर था, अभी भी बहुत उनकी सलाहियत है दफाई शोबे में, बहुत से और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी, एनर्जी के शोबे में भी। तो ताउन के वसी मौके बिल्कुल जो है ना वहाँ पे हैं पाकिस्तान के साथ भी। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है इस वक्त वो बहुत ज्यादा वाज़ेह ये है कि देखिए हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, हम जो है इस वक्त दुनिया में अमन के और कॉपरेशन के और जो है ना और डेवलपमेंट जो है चाहते हैं, और ये शंघाई जो स्पिरिट है बिल्कुल उसी के हिसाब से कि जो है एक इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं जहाँ पे इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस्ड हो। तो बिल्कुल उसमें जो फोरम भी जिसमें भी हमें एक एक्टिव किरदार अदा करने का मौका मिलेगा वो पाकिस्तान करेगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम जो हमारे साथ थे और ये पेश कर रहे थे शंघाई ताउन तंजीम से मुताल्लिक़। और अहम बात उन्होंने यही की है कि मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ यह है कि पाकिस्तान अभी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान तमाम मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर चाहता है, बराबरी की बुनियाद पर चाहता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन चाहता है, लेकिन हम किसी ब्लॉक का, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो यही आपकी कामयाबी एक फॉरेन पॉलिसी की है जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अब ब्रेक लेना है, और जहाँ कामयाबी नज़र नहीं आ रही वो कौन सी फील्ड है? क्रिकेट का मैदान है वो, जहाँ हम सब ये सोच रहे हैं कि एशिया कप सामने है, ट्राई नेशन सीरीज़ में ये हाल हो रहा है, एशिया कप में क्या होगा। तो इस पर शुएब जट से ज़रा बात करते हैं हम कल के मैच पर। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन, बस वापस आते हैं जल्दी।
वेलकम बैक। हाँ भाई, क्या हुआ ट्रायंगुलर सीरीज में? क्या हुआ? पाकिस्तान हार गया, ये हुआ। और क्या होना था? अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने शिकस्त खाई और मैच जो खेला पाकिस्तान ने, बिल्कुल नहीं लगा कि जीतने के लिए मैच खेला। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से शायद मैच हो रहा है और सारे लड़के अंडर प्रेशर हैं, बिल्कुल उसी तरह आउट हो रहे हैं जैसे पहले मैचेस में हो चुके हैं। यानी लग रहा ऐसा रहा था कि सोच के आए थे कि आउट हमने इस सीरीज में ऐसे ही होना है, जिस तरह पहले मैच में हुआ था मैं वैसे ही दूसरे मैच में भी आउट होऊंगा, मैं कोई नया तरीका आउट होने का नहीं निकालूंगा। तो ये रहा जनाब सूरत हाल। 169 रन बनाए। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला और उनमें नए लड़के भी हैं जो कि बड़ा कॉन्फिडेंट खेल रहे थे और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो कि एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं उनको सामने भी मार रहे थे। लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे छक्के, मिड विकेट पे भी लग रहा था, सब बल्ला उनका चल रहा था बेहतरीन तरीके से। लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो बल्ला चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। हमारे कप्तान का भी, साहबजादा फरहान का भी, साइम अय्यूब का भी और दीगर जो प्लेयर्स हैं हमारे, बिल्कुल रेत की दीवार की मानिंद पाकिस्तान खेला है ये मैच। और हम इसलिए इसमें ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि देखें एशिया कप में भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा, इससे बेहतरीन टीम्स होंगी जिनको देखना पड़ेगा। तो अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो फिर चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। हालांकि यंग टैलेंटेड लड़के हैं, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहा है और पाकिस्तान की मिक्स परफॉर्मेंस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। सबसे बड़ा अहम मसला यह। तो शुएब जट ने हमें ज्वाइन कर लिया है और शुएब जब पाकिस्तान खराब परफॉर्म करता है ना तभी आते हैं हमारे साथ। ये क्यों है, ऐसा क्यों है? शुएब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शरारतें चल रही हैं, उसी तरह पाकिस्तान की स्क्रीन पे आप शरारत कर रहे हैं कि आप उसी टाइम बुलाते हैं जब पाकिस्तान जो है वो शिकस्त से दो चार हो जाता है। वैसे इसमें भी मेरा आपसे शिकवा है कि शिकस्त से दो चार तो हम बार बार हो रहे हैं, लेकिन मेरी हाजिरी कम हो रही है। लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। यही बात है। नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं ना ऐसा कि थोड़ा मौका दे रहे हैं कि भाई एशिया कप में अच्छे, यानी जरा बूस्ट हो, लड़के ऐसा ना हो कि डिमोरलाइज हो जाए तनकीद से, तो इसलिए जरा हम हालात रखें। पाकिस्तान में बड़ी मशहूर मिसाल दी जाती है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। हाँ। तो इनके पांव पालने में नजर आ रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं। हाँ। दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ बढ़ चुकी है और हम अभी तक वही घिसी पिटी जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखें मोहम्मद हारिस का मुसलसल फेलियर, इतने फेलियर हो गए हैं कि अब जो है वो फेल लफ्ज भी उनके आगे जो है वो फ्लॉप हो गया। कोई नया लफ्ज लेके आना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा इसका मुतबादिल कोई लफ्ज, इससे बेहतर लफ्ज मिल सकता है। और दूसरी जानिब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, वो कहते हैं इनको सपोर्ट करें। आप मुझे बताएं ना, क्या सपोर्ट किया जाए, किस बात पे सपोर्ट करें हम मोहम्मद हारिस को, या इवन हारिस रऊफ को भी किस बात पे सपोर्ट करें? एक मैच पहले आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा ओवर कराया था, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून होता है हारिस रऊफ का। नहीं, लेकिन उसमें भी देखे ना, और उसमें भी देखे 3 छक्के मार दिए थे। जी, उसके बाद चौथा भी लगी गया छक्के खा लिए, बॉलिंग ऑलराउंडर से छक्के खा लिए, और हम उसको अपना प्रीमियर बॉलर कहते हैं। अगर इस तरीके से समझते हैं कि क्रिकेट जो है वो आगे पनपेगी, तो क्रिकेट तो आगे नहीं पनपेगी। अलबत्ता जो है वो बढ़के ही हैं, सुल्तान रही वाली मारते जाएं, ठीक है ना। हकीकत तो ये है कि आप जो है बदतरीन शिकस्तों से दो चार हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज आप भी अफसुर्दा हैं, मैं भी अफसुर्दा हूं, लेकिन ये हमारी कौम भी जो है ना वो इनकी भी मेमोरी जो है ना वो लॉस्ट होने लग गई है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले ये लोग हो गए। वन बाय वन जरा बात कर लेते हैं शेफ, वन बाय वन बात कर लेते हैं। ये साहबजादा फरहान जो है, ये साहब जो है, ये कब, यानी बिल्कुल वही बॉल है, थोड़ी सी अंदर आई है, यानी सेम तरीके से वो उसी तरीके से आउट हुए हैं। उन्होंने कहा मैं कोई आउट होने का तरीका भी नहीं नया निकालता, मैं ऐसे ही हूँगा। ज़ोएब, मामला ये है ना कि आप पाकिस्तान के उन चंद एंकर्स में शामिल हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि टॉप ऑफ द ट्री होंगे, जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली हुई है और जो क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बस यही गलती कर दी है। इसी वजह से आपका ज्यादा दिल जलता है, क्योंकि आपको समझ आती है कि यार ये बॉल यहाँ पे खेली जा सकती थी, ये क्या खेला जा रहा है। लेकिन साहिबजादा फरहान एक बासलाहियत बल्लेबाज है, उसको उतने मौके नहीं मिले जितने दूसरों को मिलते हैं। आप ये देखें कि एटलीस्ट वो आता है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है। पहले मैच को ले ले जो अफगानिस्तान से हुआ, या ये वाला मैच हुआ, दोनों में उसने अटेम्प्ट किया, जाके उसने एग्रेशन दिखाई। बाकी बैट्समैन हमारे क्या करते हैं? फखर जमान, आप देखें ना, इतने बेहतरीन बैट्समैन, आप क्या क्रॉस बैट शॉट्स खेलते हैं, जबरदस्त। कॉन्फिडेंस इतना है कि आते ही मैंने खेलनी है क्रॉस बैट शॉट, स्वीप मारना है मैंने, क्योंकि मेरी आई भी सेट है, मैं बॉल को भी देख रहा हूं, पिच का भी मुझे पता है। वो और बात है कि आउट हो जाता हूं उस पे, तो उसमें क्या है? ज़ोएब, इसको मैं आपके जुमले को इस तरीके से इस्तेमाल कर लेता हूं कि मेरी आई तो सेट है, दिमाग सेट नहीं है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का पूरी टीम का यही जो है वो मसला है कि इन सब के दिमाग सेट नहीं है। इन सब के साथ यही प्रॉब्लम है
कि इनके जो है वो तवज्जो पता नहीं कहाँ पे होती है। और फिर जब मैं देखता हूँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का जो है वो उन्होंने जो कोट रिट्वीट किया है एक आर्टिकल को लेके कि जी इनको सपोर्ट करें, ट्रोलिंग ना करें। आप मुझे बताएं ना कि किस बात पे शायकीन क्रिकेट इनको ट्रोल ना करे। शायकीन क्रिकेट अपना जो है वो वक्त इन्वेस्ट करते हैं, अपने जज्बात को लेके बैठते हैं कि आज तो पाकिस्तान जीतेगा। और आपको पता है रिसेंट पास में जिस तरीके से अफगान क्रिकेटर्स का रवैया था, अफगान क्रिकेट शायकीन का रवैया था पाकिस्तान से, उसके बाद तो मतलब पाकिस्तानियों को ये चीज हजम ही नहीं हो सकती कि अफगानिस्तान से आप मैच हारे। बिल्कुल ऐसे ही मैच हार गए। अच्छा मुझे बताएं कि फहीम अशरफ और ये जो मोहम्मद नवाज है इनको कहाँ छुपाएं हम? शुएब याद है ना, अक्सर ऐसा होता था कि यार ये फील्डर ज़रा कमज़ोर है, इसको छुपाना कहाँ है? तो इन दोनों को बल्कि 3-4 है ये कुछ ऐसे, इनको कहाँ छुपाना है हमने? सर हकीकत तो यह है ज़ुहैब के इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पूरी को छुपाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया वो आपके सामने आ रहा है। बाबर आजम के दौर से, एहसान मानी के दौर में जब बाबर आजम को क़यादत मिली, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट किया ही नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ बारियां लगाई गई, सिर्फ और सिर्फ लूट मार का बाजार गर्म था कि आज वो लूट सेल होती है ना, उस लूट सेल में अपने तमाम दोस्तों को नवाज दो, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। उसका नतीजा ये निकला कि आज हमारे पास जो है वो ना बैकअप में कोई खिलाड़ी मौजूद है, जो खिलाड़ी वहां पर हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो पाकिस्तान को जितवा सकें। और नतीजा ये है आपका, हमारा कौम का दिल जो है वो खून के आंसू रोता है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से आप फहीम अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाले ना, जब मैच के बाद वो आए हैं और वो किस तरह की उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा टीम की रिक्वायरमेंट जो है ना उसको पूरा करता हूं। टीम को विकेट चाहिए होती है तो मैं विकेटें ले लेता हूं, और विकेटें नहीं भी मिलती तो मुझे लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं विकेट नहीं लेता तब भी ये टीम की रिक्वायरमेंट होती है। टीम की रिक्वायरमेंट होती है, भी सही है। और अच्छा दूसरी तरफ देखें आप, उनके यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, नए नए लड़कों को खिला रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं वो, और इतना जबरदस्त खेल रहे हैं। वो जो अतल लड़के ने 64 की नॉक खेली है, क्या जबरदस्त उसका स्ट्रेट बैट है, लग रहा है कि वो काउंटीज खेल के आ रहा है, बड़ा तजर्बेकार है। फिर इब्राहिम ज़ादरान तो है ही जाहिर है, एक्सपीरियंस। दूसरी तरफ ये हाल है, आप देखें अफगानिस्तान जैसी टीम में। देखिए ऐसा ही है, उन्होंने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया है। इन बच्चों ने, जिन्होंने किसी ने हसीबुल्लाह के साथ खेला, किसी ने दूसरों के साथ खेला, उन बच्चों को आपने आने ही नहीं दिया। आपको याद होगा अंडर 19 में शाहजेब नाम का बच्चा था, उसने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी जो है वो बना दी थी। उसी इवेंट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अफगानिस्तान का बच्चा उसी इवेंट में खेल रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को सिक्योर किया, उनको ग्रूम किया, उनको आगे लेकर आए। और हमने क्या किया, हमने उस जो है वो शाहजेब को कहीं नजर ही नहीं आ रहा आपको। इसी तरीके से आपको याद होगा वो फास्ट बॉलर अली रजा जो है वो आया, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। उससे पहले जिशान जमीर था, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। सुफियान मुकीम को इन आउट खिला के उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे ला दिया है कि वो आपको परफॉर्म करता है। तो बस वही है ना शुएब, वही 170 पे कहानी है, गल मुकनी है 170 160। देखिए ना ज़ुहैब, वही क्रिकेट है। टेक्निकली देखें ये किस तरीके से टीम को डिमोरलाइज करते हैं, जो अंदर की ब्यूरोक्रेसी है या टीम के अंदर जो एक टोला बना हुआ है। इब्रार अफगानिस्तान को देखें, वो कितने स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आ रहा है, आपने इब्रार को नहीं खिलाया। इब्रार को क्यों लेकर गए अगर खिलाना नहीं है? इसी तरीके से सुफियान मुकीम के साथ भी आप ये करते रहे, सिर्फ शादाब खान की जगह बची रहे, उसके लिए आप जो है ये काम कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस जो है वो एक कमजोर विकेट कीपर आपने रखा हुआ है ताकि कोई तगड़ा विकेट कीपर ना आ जाए। इसी तरीके से आप बैटर्स में देखें कि आपने कमजोर घोड़े रखे हुए हैं ताकि कोई तगड़ा घोड़ा ना आ जाए। अगर इस तरीके से आप समझते हैं कि आप जो है वो जाएंगे और रेस जीत लेंगे तो आप तो बस मुझे लग रहा है कि साइम अयूब को देख लें आप, या फिर हसन नवाज को देख लें, या फिर साहबजादा फरहान, इनसे ही फिर उम्मीदें हैं। बाकी तो एशिया कप में मुश्किल लग रहा है। अगर मैं इस जुमले को ऐसे ले लूं कि इन तिलों में तेल नहीं है, फिर आप क्या कहेंगे? इनमें भी नहीं है। साइम अयूब को बहुत ज्यादा आप मैचेस दे चुके हैं, कोई कम मैचेस नहीं है। साइम अयूब को क्या हमेशा आइडियल कंडीशन चाहिए परफॉर्म करने के लिए? इस तरीके से नहीं होता। दुनिया के बाकी बैटर्स को आप देखें कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, क्या साइम अयूब कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं? इस इवेंट में आप देख लें कि सिवाय उन्होंने जो यूएई के खिलाफ एक बारी ले ली और कल अब जब मैच होगा तो दोबारा यूएई के खिलाफ बारी ले लेंगे, उसके अलावा उन्होंने क्या किया है? अभी ये मैच की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब पहला मैच खत्म हुआ था, मैं एक टीवी शो में बैठा हुआ था, मैंने वहां बात की थी कि जश्न ना मनाएं, अफगानिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न ना मनाएं। यूएई से भी हार, देखे यूएई से भी वो 97 मार गया लड़का भाई, 33 बॉल्स पे। वो इन्हीं का ठुकराया हुआ लड़का है। लाहौर के लिए गालिबन 32 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, लाहौर पाकिस्तान ने उसकी कदर नहीं की, वो बाहर गया और जाके उसने देखें क्या जो है वो अचीवमेंट हासिल कर ली। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ही यही है कि आप अपने टैलेंट की कदर नहीं कर रहे, आप सिर्फ पर्चियों का नवाज रहे हैं। अभी भी इतने फेलियर्स के बाद 7 से 8 फेलियर्स उसके इन रॉ हो गए हैं मोहम्मद हारिस के। उसके बाद चेयरमैन आपके आके कहते हैं कि जी इनको सपोर्ट करें।
ठीक है ना, इसी तरीके से सलमान आगा की कैप्टनसी बहुत ज्यादा तरीके से एक्सपोज तो हो रही शेफ है। फिर इसका आप मतलब देखिए, क्या ये तो नहीं है कि फिर हम वही कि ये ट्रायंगुलर सीरीज में खराब परफॉर्मेंस होगी, टीम में एट द निक ऑफ द टाइम तब्दीलियां होंगी, बाबर आजम और रिजवान को ले आओ जी, कुछ इस तरह करके ही होगा? जोएब देखें, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। एक मुहिम शुरू हुई है इस वक्त, आप देखें जाके सोशल मीडिया पे, मुझे ऐसा लगता है कि पेड कंपेन्स हैं चलाई जा रही हैं कि जी बाबर आजम को वापस लाया जाए, बाबर आजम को वापस लाया जाए। एक खिलाड़ी को मुसलसल फेल होने की वजह से टीम से निकाला गया है, अब उसने कहीं खेला ही नहीं है। इवन कि वो जो लेजेंड्स के साथ मैच था, जो रिटायर्ड खिलाड़ियों का मैच था, उसमें भी वो 50 स्कोर नहीं कर सका। जहां बाउंड्री छोटी थी, जहां पे सब मजाक मजाक में गेंद करा रहे थे, वहां भी उससे 50 रन नहीं हुए, तो वो जाके एशिया कप में 50 रन करेगा? ये क्या है? बेशक ये जो खेल रहे हैं ये भी फ्लॉप है, लेकिन बाबर को लाना तो बिल्कुल मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता। बस वो बात चाहते होती वाली रहेगी अब मिसाल शेब देते। आपसे हम, क्योंकि एशिया कप में तो लग ऐसा रहा है कि मुश्किल इंडिया के साथ आपका तगड़ा मुकाबला है। बहुत शुक्रिया वक्त दिया अभी, लेकिन ये कि आगे अभी सीजन आ रहा है तो इसमें हमारी रहेगी शेब। तो ये था जनाब क्रिकेट का तज्जिया, आपने देखा टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। और पाकिस्तान में क्रिकेट तो इतनी खेली जाती है, हर बच्चा जानता है कि क्या टेक्निक होनी चाहिए और कैसे खेलना चाहिए, लेकिन वैसे ही खेलते नहीं है। अहम बात है। एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम ज़रा लोअर बैक पेन और ये आपका सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए कि आप इस पेन से निजात पाएं, तो इसकी बात होगी। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। आ जाए। वेलकम बैक। शो के आखिरी हिस्से में हम बात कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप इतना शो करते हैं, ये जो कमर दर्द का मसला है, बॉडी पोस्चर का मसला है, इस पे आप बहुत कम बात करते हैं। और है ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, मैं कहता हूँ जिससे पूछो वो ये कहता है यार कमर दर्द है, या वो कहता है मुझे कमर दर्द रहा है, मैं फलाने डॉक्टर के पास गया तो अब कुछ बेहतर हो गया। डॉक्टर्स के पास आप जाएं तो वो वक्ती तौर पे आपको ठीक कर देते हैं, उसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई एक सर्कल में आप आ चुके हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से ये बैक पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा, सारे आपका ये पट्टों का मसल्स का मसला होगा। तो हमने सोचा कि इस पर ज़रा सी हम बात करते हैं, कितना हम बेहतर कर सकते हैं या इस पेन से निजात हासिल कर सकते हैं सिर्फ अपने पोस्चर को बेहतर रखते हुए। यानी जब आप बैठ रहे हैं तो आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, खड़े हैं तो क्या होना चाहिए, वेट अगर आप उठा रहे हैं तो वो कैसे बॉडी बैलेंस करके आपने उठाना है। तो ये सारी हम बातें करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फजल हाशमी साहब ने, जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और बॉडी अलाइनमेंट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। हमें राइज एंड शाइन में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं कि ये तो पूरे पाकिस्तान में सबका ही मसला है ये, बिल्कुल। अगर पूछा जाए तो हमने सोचा कि ज़रा इस पे बात करते हैं कि एक तो मसला क्यों होता है, एक तो इंजरी हो जाती है, ठीक है, दूसरे बगैर इंजरी के भी लोगों का रूटीन ऐसा है कि जिसकी वजह से वो इस कमर दर्द का शिकार होते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ ऐसे करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ये है कि मैं जैसे बॉडी अलाइनमेंट एक्सपर्ट हूँ, तो मैं जज करता हूँ चीज़ों को, और अलाइंड होती है जब बॉडी, तो नॉर्मली एक एक चीज़ जो है हमारी, चाहे वो मसल है, हमारे जॉइंट्स हैं, वो स्टेबल होते रहे। और बेसिकली जब हमारी चीज़ें अलाइंड नहीं होती, इनस्टेबिलिटी आ जाती है हमारे बॉडी पोस्चर के अंदर, हम ठीक तरीके से नहीं बैठते, जो बेसिक हमारा बैठने का पोस्चर है उसको फॉलो नहीं करते, हम सही तरीके से जब नहीं सोते, और जो हमारे एडियल्स हैं, जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, उसके अंदर जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, वो हम गलत तरीके से इस तरीके से यूज़ करते हैं बिल्कुल ऐसे देख रहे होते हैं यस, वो हमारी गर्दन के ऊपर वजन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे मतलब हमने 50 किलो उठाया हुआ इस तरीके से, और अगर आप 1 घंटे ऐसे आधे घंटे हैं तो इसका मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कितना। और इसी तरीके से जैसे आपका वर्क है और बहुत से ऑफिस वर्क हैं जिनके अंदर आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है? यानी Prolong 5-6 घंटे एक पोस्चर में Yes. बैठना। हाँ, ये प्रोलॉन्ग हो गया। और आपको जैसे कैमरा आपने जो है वो किया हुआ है, एंगल लिया हुआ है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसी तरफ ही, उसी एंगल के अंदर फ्रेम ही में रह बैठे जाए रहें। ना। यस, अभी भी आप देखें कि आप जिस तरह बैठे अच्छा, हुए मुझे हैं, ऐसे सुकून मिल रहा है। यस, अभी आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन ये पोस्चर गलत है। गलत है। अच्छा जी, ये आप जस्ट 5 to 7 मिनट्स इस तरह बैठ सकते हैं। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं। और वैसे फिर हम इस तरह बैठेंगे। बेसिकली नॉर्मल बैठने का पोस्चर ये है कि आपकी जो टांगे हैं 90 डिग्री अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है। ये जो कुशन मेरे पीछे रखा हुआ है, इसके साथ मेरी बॉडी इस तरीके से अलाइंड हो, नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल पोस्चर है बैठने का। सही है। अब जब हम इसको फॉलो नहीं करते, मैं तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा लेवरेज लूंगा, सुकून मिला। तो नॉर्मली जो हम ये पोस्चर सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे होते, तो हमारी नेक से पेन स्टार्ट होता है। सही है। जिस तरह सर्वाइकल पेन्स होते हैं, और इवन कि अगर वो बिगड़ जाए,
हड्डियां या मोहरे जो है वो आपस में जुड़ जाएं तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, अच्छा, हम ये स्पॉन्डिलोलिस्टिसिस जरा आसान अल्फाज में करते हैं। जैसे एक है, एक बिल्कुल आपके मिडिल ऑफ यानी लोअर बैक के बिल्कुल बीच में हो रहा है जी। पेन, उसको मुझे बताएं वो क्या पेन है। एक आपकी लेफ्ट साइड पे हो रहा है या आपके राइट साइड पे हो रहा है, वो क्या, वो डिफरेंट पेन है वो? यस, वो बेसिकली जब हमारे लेफ्ट या राइट साइड पे हो रहा है वो पैरास्पाइनल कोर मसल स्टेबिलिटी जिस तरह मतलब कोर मसल्स हैं हमारे स्पाइन के राइट और लेफ्ट साइड पे, उनके अंदर जब वीकनेस होती है तो लेफ्ट या राइट साइड पे हमें पेन हो रहा होता है ठीक बैक पे। है, ठीक है। जब हमारे लंबर एरिया के अंदर नीचे ये एरिया कहलाता है लंबर, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब पेन होता है वो मोहरे का हो सकता है, मोहरों का पेन हो ठीक सकता है। है, और उसमें अगर नर्व इंपिंज हो गई है, फंस गई है ये नर्व, प्रेस्ड हो गया यस, वो जिसको नॉर्मली शियाटिक पेन कहा जाता है कि वो पाँव में एक दर्द चलते हुए अंगूठे की तरह है, तो वो शियाटिका कहलाता है। वो यानी आपके मोहरे दब गए, उनमें वेन दब गई है। यस यस। अच्छा, फिर वो हम MRI करवाते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम उसी तरीके से लाइन करके उसको एक्सरसाइज के थ्रू खत्म करने की कोशिश करते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज है, ये तो हम इंजरी से हटके भी हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें। आपका जो सोने का जो अंदाज है और आपको मैट्रेस जो है वो कितना इसमें कंट्रीब्यूट करता है इस एग्रीवेट करने में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम में से तकरीबन लोग सही तरीके से सही पोस्चर में नहीं सोते। अब बेसिकली सोने का तरीका मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम मैट्रेस की तरफ आ जाएंगे। सोने का तरीका ये है कि हम अगर साइड लाइन पे हैं, साइड पे हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी टांगों के दरमियान कुशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं रखा जाता। और लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे? जिस साइड पे भी आप सोते हैं, राइट साइड पे सोएं या लेफ्ट साइड पे सोएं, तो मैं कुशन ले लेता हूं मैं आपको। बिल्कुल। तो ये कुशन जो है आपकी टांगों के दरमियान इस तरह होना चाहिए, गैप होना चाहिए टांगों में। यस, क्योंकि आपकी स्पाइन अलाइंड रहेगी। सही है। जब आप इस तरीके से सोएंगे, इस तरीके से आपकी स्पाइन अलाइंड नहीं है, वो स्ट्रेस तो है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस यस, आएगा। फिर वो स्ट्रेस आपका हिप जॉइंट पे पड़ेगा, तो हिप डिस्प्लेसमेंट होती है। अच्छा, तो यानी इतनी छोटी सी चीज है ये, जी, जिसकी वजह से आपको तो ये देखें, बेसिकली ये नॉर्मल पोस्चर है। अब जब आप सुकून से राइट साइड पे सोएं या लेफ्ट साइड पे सोएं, तो आप बिल्कुल पोस्चर के और अकॉर्डिंग पिलो की थिकनेस क्या होनी चाहिए? मैंने देखा है कि आप यानी आपकी जो नेक है उसमें गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे ही? मेडिकेटेड तकिए मिलते हैं अब, वो जब आप यूज करते हैं तो जितना आपके हेड का वेट है वो सिर्फ उतना ही प्रेस होता है। अच्छा जी, तो नॉर्मल जो ज़्यादा ऊंचे तकिए हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जिनकी लेंथ कम है वो तकिए जो है वो बेहतरीन और रहते नेक हैं। को यानी नेक में गैप ना हो, नेक Yes. पे ही वो उसको यानी जो नॉर्मल खाम अल्लाह support ताला दे। ने बनाया है हाँ, वो वो वैसा होना ही चाहिए। रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ऑफिस जाने वाले लोग बड़ा पूछते हैं, ऑफिस वाले और एक बाइकर्स, यस, कि बाइक तो चलानी है आपने, यानी हाँ, या आपने 1.5 घंटे का सफर तय करना है, तो अब बाइक का पॉस्चर क्या होना चाहिए और उसमें कैसे हम क्या बेल्ट का इस्तेमाल करें? यस, बेल्ट का इस्तेमाल फॉर द पर्पस ऑफ स्पोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे हम बाइक पे बैठे हैं तो ये है कि अगर लंबा रास्ता है, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, और बाइक पे वही तरीका है बैठने का 90 डिग्री ऐसे, यानी कैसे? बाइक पे ये Back है कि आपकी। अब बाइक के ऊपर हम अगर अलाइंड यानी होकर बैक आपकी कैसे सीधी होनी चाहिए? यस, बैक तो सीधी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बाइकर्स ऐसे झुक के चला रहे होते हैं। नहीं झुक के नहीं, बिल्कुल जब तक आपकी बैक अलाइंड है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता रहेगा। जब आप यूं करके बाइक चलाएंगे या यूं करके बाइक चलाएंगे, ये हमारे शोल्डर जॉइंट जो हैं ये भी डिस्टर्ब होंगे, ये जो यहाँ पे हमारे मसल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, और इस वजह से भी सर्वाइकल पेन आता है। सही है। और इवन के हमारे हाथों की तरफ भी रेडिएट होके पेन आ सकता है। और अक्सर लोगों को, बाइकर्स का भी आपने नाम लिया है, तो बाइकर्स तकरीबन 90%, कराची की बात कर रहा हूँ, अक्सर बाइकर्स के जो है बैक एक है। वो तो इसमें रोडों का भी एक किरदार है। एग्जैक्टली अब ये चीज़ें पहले 90% फीमेल्स के अंदर होती थी कि बैक एक का नाम लेते थे तो हमारे जहन में आता था अच्छा ये तो फीमेल का प्रॉब्लम है। सही। क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिलीवरी से लेके बाकी मामला तक, वो हम उधर काउंट करते थे। लेकिन अब बैक एक आता है तो इक्वल। अच्छा, मुझे वेट उठाने का तरीका बताएं कैसे? मैं अगर खड़ा हो जाऊं, मैं भी होता है कि बस झुक के एक चीज उठा ली, जी, उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि कहीं स्टेयर ऑफ पेन आई है हल्की सी। Exactly. और वो फिर वेट उठाने का भी बाकायदा एक तरीका है। अगर मैं उठ के जी, आपको बिल्कुल, बताऊं, बिल्कुल। बेसिकली अगर हमारे सामने वेट पड़ा हुआ है तो हमारी जो लेंथ है ये ब्रॉड होनी चाहिए। सही है। अगर हम इस तरीके से वेट उठाएंगे ये गलत पोस्चर है। ठीक है, यूं नहीं उठा सकते, यूं नहीं उठा सकते हम। बेसिकली ये जब ब्रॉड लेंथ होगी ऑटोमेटिकली हमारा ये पोस्चर बिल्कुल अलाइंड रहेगा, और जब हम वेट उठाएंगे हमारे कोई कहीं पे और स्ट्रेस प्रेशर कहाँ पड़ेगा वेट उठाने? फिर वो नीज यानी लेग्स ले लेंगे वो प्रेशर। ये प्रेशर बेसिकली हम ग्रेविटी के साथ चल रहे ग्रेविटी होते के हैं। साथ चल रहे अब ग्रेविटी जो है वो बायोमैकेनिकली हमें
सपोर्ट दे रही हो तो हम उस पोस्चर में ठीक रहते हैं। सही दर्शन रखें आप। सही है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि अक्सर वजन उठाते हुए हम ये गलती करते हैं और जल्दी में होते हैं, तो हम जल्दी से ही उसको उठा लें। तो पहले अपना पोस्चर बनाएं, यानी बॉडी बैलेंस करें, और फिर उसके बाद वेट आपने उठाना है। अच्छा, इसके लिए मुझे पता है एक्सरसाइज, अच्छा ज़मीन पे सोने से वो ये पूछ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर भी कि बहुत से लोग कहते हैं, रिकमेंड करते हैं ज़मीन पे सो जाओ जी, ज़मीन मेट पे सो जाओ, या फिर तो या तख्त पे सो जाओ, बहुत से लोग कहते हैं ठीक हो जाएगा। उससे तो मुझे लगता है बढ़ता है शायद। देखें, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी जैसे आपने मुझसे पूछा था कि लेफ्ट या राइट पे पेन है, तो वो कौन सा पेन है, और अगर नीचे पेन है तो वो कौन सा पेन है। जब हम MRI करवाते हैं उसमें हम चेक करते हैं, अगर कोई किसी मोहरे का मसला है तो सख्त जगह पे आप नहीं सो सकते। अगर मोहरों का मसला नहीं है, वैसे आपको मस्कुलर स्पैज्म है, मतलब आपके जो पट्टे हैं वो अकड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी सो सकते हैं। लेकिन बगैर ये देखे कहाँ का पेन है, ये खतरनाक हो सकता है ये। इसलिए आपको डॉक्टर को चेक करवाना लाजिम है। और एक्सरसाइज भी थोड़ी सी बता दें डॉक्टर साहब, क्या होनी चाहिए रेगुलर ऐसी एक्सरसाइज, नॉर्मल क्या? नॉर्मली ये है कि जब हम लेटने के लिए जाते हैं तो हमें ब्रिजिंग करनी चाहिए। सही। और इसके अलावा हमें अपनी जो लेग्स हैं उनको चेस्ट की तरफ जो है ऊपर लेके आना चाहिए और उसको स्ट्रेच करना चाहिए हमें। बेसिकली जिस तरह हम खड़े होते हैं नॉर्मली, हम हाथों से अपनी टांगों की तरफ लेके जाते हैं, बिल्कुल कमर को स्ट्रेच करते हैं। तो ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज ये समझें कि लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइजेज हैं। सही। और इसके अलावा मैं बेसिकली मेन जो बात अगर मैं करना चाहूँ तो हमारे घर में फीमेल्स हैं, हाँ, वो भी मतलब जाहिर सी बात है शो को देख रही हैं, तो मैं उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा। जल्दी बताइए, टाइम बिल्कुल हमारे पास जी। तो हमारी जो फीमेल्स हैं, माएँ बहनें, वो घर में खाना बनाती हैं, तो वो जो स्टूव होते हैं, जो चूल्हे होते हैं, उनका किसी का साइज ऊपर होता है, किसी का नीचे। साइज वो ऐसा रखे कि आपको झुकना ना पड़े, एर्गोनॉमिकली वो जो है वो नॉर्मल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजल हाशमी साहब, बहुत सवाल बहुत है लेकिन वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। तो जनाब, ये आपने देखा राइज एंड शाइन, कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक देते रहिएगा। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।